साहब से आज फिर मुलाकात हुई है लोगों की, और कुछ खबरें वहाँ से बाहर आई हैं। जो इनिशियली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सिविल नाफरमानी की तहरीक है, और इस पे अलीमा खान साहिबा ने जो बात क्लियर की है, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने साफ हमें कह दिया कि अगर तो दोनों मुतालबात माने जाते हैं तो फिर तो ठीक है, हुकूमत दो मुतालबात मान ले, दोनों मुतालबात जायज़ हैं। एक में वो ये कहते हैं जी 9 मई की और 26 नवंबर को जो कुछ भी हुआ उसकी जुडिशल इंक्वायरी करवा दी जाए, और सीनियर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस उसकी जुडिशल इंक्वायरी करें और हकायक सामने आ जाएं। और दूसरा मुतालबा भी उनका बहुत जायज़ है। अब दो मुतालबात अगर इमरान खान साहब के नहीं माने जाते तो फिर वो सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ जाएंगे। असल बात यह है कि ये तहरीक कामयाब होगी या नहीं होगी। अब इसके कुछ फैक्ट्स भी सामने आना शुरू हो गए हैं। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना, वो मुख्तलिफ मद में पैसे पाकिस्तान भेजते हैं। नंबर एक, पैसे का एक हिस्सा वो है जो अपने घर वालों की ज़रूरियात के लिए भेजा जाता है। जितना ज़रूरी है उतना पैसा वो भेज देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर घर वालों की ज़रूरत 100 रुपये है तो वो 100 रुपये उन्होंने भेजना होता है, लेकिन इसके ऊपर इजाफी पैसा भी भेजते हैं बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी। उनमें से कुछ पैसा वो होता है जो पाकिस्तान के अंदर सेविंग करते हैं, या पाकिस्तान के अंदर चीज़ें परचेज़ करते हैं, या यहाँ पे जायदादें या प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर से पैसा भेजते हैं, उसमें पैसे का एक इजाफी हिस्सा भी होता है। अगर वो इजाफी पैसा नहीं भेजेंगे तो ये पैसा बहुत कम हो जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पैसा भेजते हैं वो कहाँ कहाँ से आता है? लेकिन जो सबसे ज़्यादा पैसा आता है वो सऊदी अरब से आता है, और गल्फ़ ममालिक से जितना पैसा आता है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी यहाँ बहुत बड़ी तादाद में है। पाकिस्तानियों की अक्सरियत जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की है वो अरब ममालिक में रहती है। उनमें जो है वो सऊदी अरब है सबसे बड़ा मुल्क, यूएई है, और उसके बाद जो कतर है, ओमान है, बहरीन है, कुवैत है। ये जितने भी अरब ममालिक हैं यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी रहते हैं। अब ये पाकिस्तानी जो पैसा भेजते हैं वो लगभग कोई 45% के आसपास है। अगर आप सारा अंदाज़ा भी इकट्ठा करें तो मगरबी ममालिक से आने वाला पैसा 50% से कुछ ज़्यादा है, और अरब ममालिक से आने वाला पैसा ही 50% के आसपास है। आप आधा आधा कर लें। तो एक तो यहाँ से जो पैसा आता है ये वो लोग हैं जो ज़्यादातर मजदूर तबका लोग हैं, बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं, वो जितना कमाते हैं वो ज़्यादातर पैसा पाकिस्तान में भेज देते हैं। अगर ये लोग अपना पैसा कम करेंगे भी तो एक लिमिट तक कम कर से, उससे ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। मिसाल के तौर पे एक आदमी अगर 100 रुपये भेज रहा है तो वो 70 रुपये कर लेगा, इससे ज़्यादा कम वो कर नहीं पाएगा। इनका इम्पैक्ट कम होगा जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। हाँ, यूएई का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, यहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो पैसे वाले हैं। सऊदी अरब में कई पाकिस्तानी जो है वो कारोबार भी करते हैं, तो उनका भी इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है। हाँ, जो मगरबी ममालिक है ना, वो तकरीबन 50% पैसा पाकिस्तान में जो आता है वो वहाँ से आता है। इनमें अमेरिका है, बरतानिया सबसे बड़ा मुल्क है, अमेरिका है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप पूरा का पूरा है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, और जापान से पैसा आता है, और बहुत सारे मुल्कों से आता है। तो ये पैसा 50% से ज़्यादा है। यहाँ से जो लोग पैसा भेजते हैं, क्योंकि वो पाउंड्स के अंदर, डॉलर्स के अंदर और यूरोस के अंदर भेजते हैं, तो इनकी करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और जब वो पैसा पाकिस्तान आता है तो वो बहुत बड़े बल्क में आता है। अब यहाँ पे अगर कट लग जाता है, इनकी तादाद कम है लेकिन ये पैसा ठीक ठाक भेजते हैं, अगर यहाँ पे कट लगता है तो ये हुकूमत को नुकसान हो सकता है। देखना यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कितना कट लगा सकते हैं। जो इजाफी अखराजात वो पाकिस्तान में भेजते हैं वो अगर वो रोकेंगे तो एक प्रॉब्लम हुकूमत के लिए क्रिएट होगी, और ये अकेली प्रॉब्लम नहीं है। यानी लोग अगर अपने चैनल्स को तब्दील कर दें, जो पैसा भेजने के चैनल्स हैं, तो उसमें भी हुकूमत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, मसला पैदा हो जाएगा। और दूसरा एक चीज़ और है कि ये इमरान खान साहब के पास अकेला कार्ड तो नहीं है। वो इसके बाद जो है वो एक और भी ऑर्डर दे देंगे अपने पब्लिक को। वो कहेंगे जी फलां चीज़ ना करो, पाकिस्तान के अंदर आपने बिल जमा नहीं करवाने फ़र्ज़ करें वो कहते हैं, या वो ये कहते हैं फलां और चीज़ है, आपने ये वाला टैक्स आपने नहीं देना। तो यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। और मुश्किलात इसलिए भी दिखाई दे रही है कि हुकूमत के लोग अब इस पर बोलना शुरू हो गए। हत्ता कि ये हुआ है कि कुछ लोगों से कहकर इसके ऊपर बयानात दिलवाए गए हैं, मीडिया के ऊपर इसके ऊपर प्रोग्राम शुरू करवा दिए गए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसके खिलाफ एक पब्लिक रिएक्शन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये उल्टा इम्पैक्ट हो जाएगा। जितना ज़्यादा इसके ऊपर प्रोग्राम्स करवाए जाएंगे, जितना ज़्यादा हुकूमत इसको उठाएगी मामले को, उतना ज़्यादा इस पर अवेयरनेस आएगी, और आम पाकिस्तानी तक ये पैगाम उतनी तेज़ी से जाएगा। हुकूमत से तो लोग नफरत करते हैं, हुकूमत का जो भी बयानिया होगा लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, ये भी सब जानते हैं। तो हुकूमत काफ़ी परेशान है। सिविल नाफरमानी की तहरीक इतनी आसान चीज़ नहीं होगी कि इतने आराम से हज़म हो जाएगी। दूसरी जानिब जो लापता अफराद और लाशों के हवाले से है, तो मैं आपको अपडेट कर दूं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आज जनाब 9 तारीख है, 26 नवंबर का वाक़या है, आज 9 दिसंबर है,
और इतने दिनों के बाद भी आज तक कोई एफआईआर की दरखास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक जमा नहीं करवाई। सीसीटीवी फुटेज को महफूज करने की दरखास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक जमा नहीं करवाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग लापता हुए हैं, लापता अफराद के हवाले से कोई एक भी पटिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक किसी अदालत में जमा नहीं करवाई। कोई एक कानूनी रास्ता अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इख्तियार नहीं किया। हालांकि बहुत सारे लोग रब्ता करके कह रहे हैं हम करेंगे, लेकिन कर नहीं रहे। और जो पॉलिटिकल कमेटी से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, मैंने 4-5 लोगों से बात की तो उन्होंने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया, उन्होंने कहा जी हम अपनी क़यादत से जब बात करते हैं इस बारे में, उन्हें जब बार बार ये पूछते हैं कि आप ये क्यों नहीं कर रहे, तो वो ये हमें जवाब देते हैं कि कर लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन उनके एटीट्यूड से हमें ऐसा लगता है कि वो ये करने में विलिंग नहीं है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर क़यादत मौजूद है वो शायद इस रास्ते पे चलना नहीं चाहते कि जो शोहदा हैं उनको इंसाफ दिलवाया जाए या इसमें कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए। अब जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये कहा कि डी चौक से लापता 200 अफराद की फहरिस्त हमारी तैयार हो गई है, जबकि उमर अयूब साहब ने यह कहा कि 200 अफराद से ज़्यादा हैं। लेकिन पहला जो स्टेटमेंट आया था वो सैकड़ों लोगों का था, लेकिन उसके बाद फिर शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि 107 के करीब लोग कन्फर्म हो चुके हैं। फिर बाद में बताया गया 140 के करीब लोग जो है वो कन्फर्म हो चुके हैं, वो लापता, उनका कोई पता नहीं चल रहा। फिर पता चलता है कि इनकी तादाद बढ़ते बढ़ते अब बैरिस्टर गौर कह रही है कि जैसे जैसे तहकीकात कर रहे हैं हम, अब ये 200 के करीब है। उमर अयूब 200 से ज़्यादा का क्लेम कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये रिपोर्ट हम इमरान खान को देंगे। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए बैरिस्टर गौर ने कहा कि पीटीआई ने डी चौक एहतजाज के दौरान 200 मिसिंग पर्सनस की फहरिस्त तैयार कर ली है, जिस पर पीटीआई अपना काम कर रही है। ये मामला हर फोरम पर हम उठाएंगे और इसकी रिपोर्ट इमरान खान साहब को देंगे। अच्छा, ये अब बैरिस्टर गौर साहब ने बहुत क्लियरली बता दिया 200 अफराद का, लेकिन इनके नाम अभी तक सामने नहीं आए, ना इनके इलाकों के नाम, ना इनकी वाबस्तगी, इनके नाम क्या है, वल्दियत क्या है, एड्रेस क्या है, कौमियत क्या है, और ये किस तरह अगवा हुआ, किसके काफ़िले के साथ आया, तफसीलात सारी आनी चाहिए। और हेबियस की पटिशन जो हैं, जो अदालत के अंदर होती हैं जब कोई आदमी लापता हो जाए, मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे अगर बैरिस्टर गौर लापता हो जाए तो इनका बेटा 2 घंटे के अंदर कर देगा जाके हेबियस की पटिशन। हफ्ते वाला दिन होगा फिर भी चला जाएगा अदालत में, जाके कागज़ जमा करवाएगा कि मेरे वालिद को अगवा कर लिया गया है, लिहाजा जबरी गुमशुदगी हो गई है, आप उनको बरामद करवाएं। ये जाएंगे और जाके अदालत के अंदर ये केस कर देंगे। सबके मामला में यही होता है, मेरे मामले में भी यही हुआ था, लेकिन ये क्योंकि कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गरीब शहरी हैं, अब ये लापता हुए हैं, तो इस बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आवाज़ उठानी चाहिए और हेबियस की पटिशन्स करनी चाहिए। मुझे कुछ पुलिस वालों ने रब्ता किया और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा, उन्होंने कहा जी पीटीआई अपना केस ख़राब कर रही है इमरान साहब। लेकिन पुलिस भी तो कानून जानती है ना। मैं वकला से बात करता हूँ, मेरी अदर सिद्दीक साहब से बात हुई, जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं उनसे बात हुई, सिद्दीक जान से बात हुई, बाकी दोस्तों से बात हुई, फिर इस तरह कुछ और वकला हैं जिनका पॉलिटिक्स में इतना कोई नहीं है इंटरेस्ट, उनसे मेरी बात हुई। तो उन सबका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना केस ऐसा लगता है ख़राब कर रही है। अब पुलिस वाले मुझे ये कह रहे हैं कि ये क्यों नहीं कर रहे, अभी तक इनको एफआईआर की दरखास्त दे देनी चाहिए थी। और मैंने कहा जी आपने एफआईआर देनी नहीं। अब वो जो बेचारे पुलिस वाले हैं वो अपना नाम नहीं बताना चाहते, लेकिन वो ये कहते हैं कि इमरान भाई एफआईआर की दरखास्त कानूनी नुक्ता नज़र से आ जानी चाहिए। हम एफआईआर दें या ना दें, ये वहाँ पे आएँ और अपनी एफआईआर की एक दरखास्त दें और हमसे रसीद लेकर जाएँ कि इन्होंने अपनी दरखास्त दे दी थी, इस तारीख को दे दी थी। ये जितना डिले करते जा रहे हैं, ये अपने केस को कानूनी नुक्ता नज़र से कमज़ोर करते चले जा रहे हैं। उसके बाद ये सवाल उठाया जाएगा कि मौका जो वारदात है, जिस जगह पे ये सब कुछ हुआ है, वो तो बिल्कुल साफ हो गया, उसको तो खुले हुए 2 हफ्ते हो गए, तो अब क्या तहकीकात होंगी। लिहाजा ये अपने केस को बहुत तेज़ी से ख़राब कर रहे हैं। ये इवन पुलिस वाले ऑफ द रिकॉर्ड अब ये कहना शुरू हो गए हैं। एक और चीज़ है नाज़रीन, आदिल बज़ई, इसके बारे में जो है वो नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की इसको डी सीट कर दिया जाए, क्योंकि आदिल बज़ई के मुताबिक वो जीता था इमरान खान साहब के वोट लेकर, उसको ज़बरदस्ती शामिल कर दिया गया PMLN के अंदर। इन्होंने कहा जी वोट डालो आईनी तरमीम के हक़ में, उसने नहीं डाला और फिर उसका घर भी तोड़ दिया, उसके प्लाजे भी तोड़ दिए, उसका सारा कारोबार तबाह कर दिया, उसकी हर चीज़ को बर्बाद कर दिया। लेकिन वो आदमी, वो ऐसा नरका बच्चा, उसने कहा नहीं मैं नहीं करता हूँ, मैंने इमरान खान के नाम का वोट लिया है, मैं इसका सौदा नहीं करूँगा। और इसके पीछे आदिल बज़ई का जो वालिद है उसका बड़ा किरदार है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि उसके वालिद ने ये कहा कि डट जाओ, कोई बात नहीं है, जितना नुकसान होगा अल्लाह ताला भर देगा बाद में, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, पहले भी उसने दिया। बहरहाल हुआ ये कि आदिल बज़ई को सीट वापस मिल गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए से। जो फैसला किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको डी सीट करने का और वहाँ पर दोबारा इलेक्शन करवाना चाह रहे थे, वो फैसला मुअत्तल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने।
और फिलहाल आदिल बजवी को उसकी सीट वापस मिल गई है। ये केस आगे फर्दर चलता रहेगा। फजलुर रहमान साहब का एक इशू चल रहा है हुकूमत के साथ नाजरीन, इस पे आने वाले दिनों में टॉक शोज होंगे, ज़्यादा होंगे, बड़ी गर्मा गर्म बहस होगी, बहुत ज़्यादा होगी। हुकूमत इसके ऊपर फोकस करेगी, बहुत ज़्यादा करेगी। अपोजिशन भी इसके ऊपर फोकस करेगी, बहुत ज़्यादा करेगी। सारे इसके अंदर अपने आप को एंगेज करेंगे। ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये मामला 2019 में सेटल हो गया था, मदारस की रजिस्ट्रेशन वाला। अभी जानबूझकर इस गड़े मुर्दे को उखाड़ा गया कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि 26 नवंबर को जो कुछ भी डी चौक में सानिया हुआ उससे तवज्जो हटाने के लिए एक नई एक्टिविटी पाकिस्तान में जनरेट की जाए। उस एक्टिविटी के लिए एक मरतबा फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की खिदमत हासिल की गई है, ऐसा लगता है। देखिए, फजलुर रहमान साहब के साथ एक ज्यादती भी हो रही है। फजलुर रहमान साहब को छेड़ा गया, फजलुर रहमान साहब फिर मैदान में आ गए हैं और हमेशा फजलुर रहमान साहब ने सिस्टम को रेस्क्यू किया। वो अपने गिले शिकवे करते रहते हैं, उनके गिले जायज़ हैं कि जब उनसे इतनी बड़ी कुर्बानी ली, उनसे इतना बड़ा रजीम चेंज करवाया, हर चीज़ में उन्हें शामिल किया, तो फिर उन्हें उतनी सीटें क्यों नहीं दी गई, उन्हें इक़्तिदार में उतना बड़ा हिस्सा क्यों नहीं दिया गया। उनका ये शिकवा जायज़ है। लेकिन फिर भी मौलाना फजलुर रहमान साहब सिस्टम के बेनिफिशरी हैं और सिस्टम में अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। स्टेटस को जो है, फजलुर रहमान साहब एक्चुअली खुद स्टेटस को हैं, वो उसको पसंद करते हैं। तो फजलुर रहमान साहब जो है उन्होंने इसके ऊपर अपनी सियासत शुरू की है दोबारा मदारिस के मामले पे, और बिला वजह एक ऐसा मामला जो सेटल्ड है उसको हुकूमत इसलिए छेड़ रही है ताकि ज़रा थोड़ी सी हिलजुल हो और 26 नवंबर में जो कुछ भी कत्लेआम हुआ उससे तवज्जो हट के इधर आ जाए। अब ये तवज्जो हटाने के अलावा कुछ नहीं है। हुकूमत अपने कुछ उलमा सामने लेकर आई है। मौलाना फजल रहीम साहब से मुलाकात की है वहाँ पे वज़ीर दाखिला ने, अशरफी साहब से वहाँ पे मस्जिद में, गालिबन वहीं पे गए थे मुलाकात करने के लिए। वो एक मुलाकात हुई है, कुछ और चीज़ें भी हो रही है, मदारस के मामले पे ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल एक पैटी इशू है, एक टेबल पे बैठ के फ़ौरन हल हो जाएगा। लेकिन इसके बहाने अब फजलुर रहमान साहब सख्त स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। इस इशू को लेकर वो एक लॉन्ग मार्च प्लान कर रहे हैं। मुमकिन है कि एक लॉन्ग मार्च हो भी जाए। अब वो जो कारकुन आएंगे वो तो मजहबी और मिली जज्बे के साथ आएंगे ना, उनको तो आप ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन पीछे गेम क्या है किसी को पता नहीं है। ये जो कत्लेआम हुआ है डी चौक का, ये गले पड़ा हुआ है और पूरी दुनिया के अंदर इसकी आवाज़ उठ रही है। इस आवाज़ को दबाने के लिए हुकूमत एक नई चीज़ खड़ी कर रही है ताकि थोड़ी सी तवज्जो हटे और मामला किसी और तरफ चला जाए। नाज़रीन, एक और चीज़ हुई है, शहीद अरशद शरीफ साहब का केस है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा। एक तो वो आईनी मसला नहीं है, आईनी बेंच के अंदर केस ये भी चला गया। अब हर वो चीज़ जो हुकूमत को परेशान करती है या एस्टेब्लिशमेंट के लिए किसी किस्म की परेशानी का बायस बन सकती है, वो सीधी जाती है आईनी बेंच के सामने। तो अरशद शरीफ शहीद साहब का केस भी वहाँ पर चला गया। अब उस केस के अंदर पता चला कि कीनिया जो है वो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के डॉक्यूमेंट साइन करवाना चाहता है पाकिस्तान से, इन्होंने अभी तक किए ही नहीं हुए। तो अदालत जब इस बारे में इस्तफसार हुआ तो पता चला जी अब कल कर देंगे, तो फिर कीनिया के साथ मिलकर कोई जॉइंट काम आगे बढ़ेगा। 2 साल से ज़्यादा हो गए और अभी तक इस केस के अंदर MLA साइन नहीं किया गया कीनिया के साथ। इस हुकूमत की नीयत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें।